जगन्नाथम प्रेमानंदम, ये क्या हुआ? ठीक है, मैं बिल्कुल आ गया। देखो, आप सभी कैसे हैं एक बार मुझे बता देंगे। अगर आप सभी बिल्कुल ठीक अवस्था में हैं तो आज हम क्लास को बड़े शांत स्वभाव से ले रहा हूँ। आज मैं सुबह से किसी बच्चे को कुछ नहीं कहा है, बड़े प्यार से क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि रोज मेरा मानना ये होता है कि एक आध बच्चे में तो भाला मार देना चाहिए किसी से कुछ नहीं कहता। ठीक है, क्योंकि यार बहुत खास आदमी है। एक तो ये बैच मुझे बहुत क्लासिक लगता है, ठीक है, और एक बैच और चलता है मेरा, वो इवनिंग का है, उसमें बहुत मजा आता है मुझे। इन दो बैचों में अलग ही मजा आता है। ठीक है, चलो वेल, आपको पॉलिटी कैसी लग रही है ये मुझे बताइए बेटा। इस बैच के बाद पॉलिटी पढ़ने के बाद आपको कभी दोबारा पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी वन एग्जामिनेशन के लिए, मेरा तो यही मानना है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ दवाई है वैम वाली, तो वैम वाली तो भाई दवाई कहीं नहीं हो सकती। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं चीजों की। ठीक है, शुरुआत करते हैं चीजों की। ठीक है, चलो सब धीरे धीरे लिखवाइएगा। गोविंद कैसे करना, गोविंद। ठीक है अब इस बात का क्या मतलब है वो आपको समझना पड़ेगा कि मैंने अभी क्या बोला है। ये इशारों वाली भाषा है, ये मैंने अलग से सीखी है, बहुत अलग से सीखी गई है चीजें। ठीक है, चलो तो भाई मैं कहां पे था, पहले वहां पे चलेंगे। सबसे पहले हम अपने लिए एक पेज का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलो भाई ये हुआ पेज का निर्माण, और एक सेकंड में पेज का निर्माण हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलो यहां पे था मैं, कोई दिक्कत है? थोड़ी सी कहानी लेके चलते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, हम पढ़ते क्या हैं बेसिकली, हम राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था जो है, ठीक है, भारत की जो राज्य व्यवस्था है, ठीक है, उसको पूरे का पूरा एक्सप्लेनेशन संविधान के अंदर दिया गया है। कहां दिया गया है? संविधान के अंदर दिया गया है। और संविधान को पढ़ने के लिए पहले हमें संविधान का इतिहास पढ़ना चाहिए। संविधान का इतिहास दबा हुआ है उन एक्टों में जो ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आए थे या उनके द्वारा आए थे। उन सभी एक्टों को हमने पढ़ा, उसके अंदर जो जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी की सारी हमने बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कैबिनेट मिशन से निकल कर आया है, क्योंकि निर्माण ही कैबिनेट मिशन ने किया है। कैबिनेट मिशन भारत में क्यों आया था ये बात मैं कल की क्लास में कर चुका था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कार्य कैसे हुआ उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई लिखना शुरू करते हैं। आखिरकार संविधान सभा, इसमें मैंने क्या बोला था कि कल का टॉपिक क्या बेटा आपका, मैंने कहा था कल मैं आपको बताऊंगा इसका इतिहास क्या, बेसिकली संविधान सभा का इतिहास क्या, बेसिकली डिमांड किसने की, किसके द्वारा की और कैसे की गई। भाई ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है यूपी के अंदर होने वाले सभी एग्जामों का। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो फटाफट से। तो भारत में संविधान की मांग, भारत में संविधान की मांग, भारत में संविधान की मांग की हम बात करेंगे। भारत में संविधान की मांग, क्लियर है? ठीक है, आज अपनी घड़ी में आप सभी टाइम लगा लीजिए, जितने भी ऐसे बच्चे हैं, जैसे दीपिका हुई या और कोई बच्चा है, ठीक है, ये जितने भी बच्चे हैं ना, ये अपनी घड़ी में टाइम लगा लो, 12:52 का टाइम लगा। 12:52 से 1 बजे के बीच में आपका जो भी डाउट है ना, पॉलिटी में कहीं से लेकर कहीं तक भी कोई भी सवाल पूछ लेना, आपका जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन इकट्ठे कर लो तब तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली है कि जैसे कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे डाउट का जवाब नहीं देते। बेटा आपके जो भी डाउट इकट्ठे होंगे, जितना मैंने पढ़ा दिया आपको, जो भी डाउट इकट्ठे हो गए उसको 12 के बाद एक एक करके फेंकना, उसका जवाब मिलता है। उससे पहले कमेंट मत करना, ठीक है, जो इस तरीके की कमेंट आप कर रहे हो। ठीक है बेटा, चलो भारत के संविधान की मांग। तो देखो संविधान की जो मांग है वो दो तरीके से हो सकती है, बहुत चीजों को, ठीक है, ऑब्वियस पढ़ के समझो। तो एक तो होती है संविधान की मांग, एक तो क्या होती है संविधान की मांग, ठीक है, और मेरे बच्चे एक होती है संविधान सभा की मांग, एक होती है संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग। ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। जो संविधान की मांग होती है, जो संविधान की मांग होती है, इसको बोलते हैं डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान सभा की मांग को क्या बोलते हैं? डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये है दोनों चीजें। क्लियर? हाँ जी, अब बहुत ध्यान से एक बात समझो। संविधान की मांग जो है, अगर मैं बात करूं सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के द्वारा जो की गई, फर्स्टली सर्वप्रथम जब किसी व्यक्ति ने की, तो सर्वप्रथम जब किसी व्यक्ति ने की तो ये डिमांड की गई थी 1895 में, 1895 में की गई थी। किसके द्वारा? भाई बाल गंगाधर तिलक, भाई बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक मैंने ले लिया, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कैसे की थी? क्या उन्होंने लोगों के सामने घर घर जाकर थाली बजा के ये कहा था कि मुझे संविधान चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। फिर क्या हुआ जी? अरे भैया फिर हुआ ये कि इनके द्वारा 1895 में एक स्वराज बिल लेके आया जाता है, स्वराज बिल लेके आया जाता है। इस बिल के अंदर इसका जिक्र था, इस बिल के अंदर जिक्र था। बेसिकली इन्होंने जो डिमांड है वो करना तो शुरू कर दिया था 1893 में, लेकिन उसको स्पेसिफिकेशन मिलता है 1895 के बाद। लेकिन अगर मैं पूछूं कि संविधान की मांग सबसे पहले किस संस्था ने की है, संविधान की मांग सबसे पहले किस संस्था ने की? संस्था बेटा, ये मांग की गई स्वराज पार्टी के द्वारा, स्वराज पार्टी के द्वारा। जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तब आप स्वराज पार्टी को पढ़ोगे, स्वराज पार्टी को पढ़ोगे। अच्छा स्वराज पार्टी क्या है? स्वराज पार्टी क्या है? ठीक है, स्वराज पार्टी के बारे में बात समझिए कि आखिरकार स्वराज पार्टी होती क्या है। स्वराज पार्टी को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करो। स्वराज पार्टी इसको गठित कब किया गया था? इसको गठित कब किया गया था? 1923 में इसको गठित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भाई चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू इनके द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, आपको बस याद रखना है, एग्जाम सवाल आएगा कि स्वराज पार्टी मतलब किस पार्टी के द्वारा संविधान की प्रथम मांग की गई? दैट्स स्वराज पार्टी। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगली है संविधान सभा की मांग, इसके बाद अगली है संविधान सभा की मांग। तो मेरे बच्चे संविधान सभा की मांग की गई थी 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में की गई थी, और दैट वाज द मंथ दिसंबर 1934 में की गई थी। किसने? एम एन रॉय ने की थी, एम एन रॉय ने की थी। ठीक है, चलो एम एन रॉय ने की थी, महेंद्र नाथ रॉय ने की थी। चल लिख लिया हमने, सर हमें कोई दिक्कत नहीं, जीवन बहुत खुशहाल चल रहा था। लेकिन सर मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कांग्रेस ने सर्वप्रथम इसकी मांग कब की? कांग्रेस ने सर्वप्रथम इसकी मांग कब की? कांग्रेस ने सर्वप्रथम इसकी मांग कब की? ये सवाल अगर मैं आप लोगों के सामने फेंक के मार दूं, आप लोग क्या कहोगे? आप क्या आपके पास कोई जवाब होगा कि कांग्रेस ने सर्वप्रथम की मांग कब की? बहुत ध्यान से सुनो कि कांग्रेस ने सर्वप्रथम इसकी मांग कब की। ठीक है, चीजों को समझो। ठीक है, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो साथ ही साथ। मैंने बताया कि कांग्रेस ने सर्वप्रथम इसकी मांग कब की। कांग्रेस ने बेसिकली इसकी मांग की शुरुआत की थी 1934 से। ठीक है बेटा, मानवेंद्र नाथ रॉय था, मुझे पता है, मैं महेंद्र नाथ रॉय ही कहता हूं क्योंकि महेंद्र बाहुबली के वंशज हैं। तो पूछो बेटा फालतू की बात मत करो, बात को सुनो। ठीक है, कांग्रेस ने सर्वप्रथम इसकी मांग 1934 में जब एम एन रॉय ने कहा था कि आज के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करनी है, तो इस मांग का समर्थन जो किया था कांग्रेस ने किया था इन 1934। लेकिन उसको स्पेसिफिक नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि ये इन्होंने एम एन रॉय के द्वारा दिए गए एक भाषण के बाद सिर्फ अपना एक प्रोक्लेमेशन लेटर जारी किया था। होता क्या, जैसे आजकल ट्विटर वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो ट्विटर पर किसी ने पोस्ट डाली कि ये होना चाहिए, उसके नीचे किसी और लीडर ने लिख दिया कि हाँ ये होना चाहिए। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो हुआ था। ठीक है, लेकिन अब होता क्या, स्पेसिफिक जो मांग मानी जाती है वो मांगी जाती है 1935 का इनका जो लखनऊ अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन था, उसमें इन्होंने खुलकर सामने डिमांड की थी, खुलकर डिमांड की थी कि इनको चाहिए भैया, अपने संविधान चाहिए इनको। ठीक है, अच्छा जी, संविधान इनको चाहिए, खुलकर इन्होंने डिमांड की थी। इसमें लीडर कौन थे? लखनऊ अधिवेशन के लीडर कौन थे? लीडर वाज राजेंद्र प्रसाद, लीडर वाज राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद लेफ्ट थे या राइट थे? ठीक है, वो राइट थे। राइट का मतलब क्या? ये नरम दल के नहीं थे राजेंद्र प्रसाद, ये वो नहीं थे, मतलब मारो घूसे वाले, मुसा पट्टी नहीं खेलते थे। ठीक है, क्लियर है जी? हाँ जी।
अब तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं सर, एग्जाम में आएगा आप लिख दोगे हाँ जी सर, लिखो बेटा, ठीक है, क्लियर सी बात है। हाँ जी, जब आप इसको नोट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी जो डिमांड्स हैं उसको ब्रिटिश सरकार ने कैसे लिया। ब्रिटिश सरकार ने इस सारी डिमांड्स को खारिज कर दिया। मैं बताता हूँ, ब्रिटिश सरकार ने सभी डिमांड्स को खारिज कर दिया। सभी डिमांड्स को क्या कर दिया? ब्रिटिश सरकार ने सभी डिमांड्स को कर दिया खारिज। ब्रिटिश सरकार ने सभी डिमांड्स को खारिज कर दिया और जितनी भी डिमांड्स ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी खारिज की गई है ना बच्चे, जितनी भी डिमांड थी वो सबकी सब खारिज कर दी और खारिज करके ब्रिटिश सरकार 1935 का अपना अधिनियम ले आई। 1935 का अपना अधिनियम ले आई और लोगों से कहा कि ये लो तुम्हारा संविधान, ये लो तुम्हारा संविधान। ये रहा। लोगों को तो पसंद आना ही था, तो लोगों को तो पहले से ही पसंद नहीं आ रहा था ना। तो इसके बाद आपको कहानी पता है कि 1935 अधिनियम के बाद क्या कुछ हुआ, तो वो उसके बाद ये स्टोरी आपको पता है सबको कि 1935 में कुछ नहीं हुआ। 1935 के बाद इलेक्शंस हुए, ठीक है, 1939 में फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ, 1945 में वो खत्म हुआ। उसके बाद आपको दो तीन चीजें आपको देखने को मिली। कौन कौन सी दो तीन चीजें थी? जैसे दो तीन चीजें आपको देखने को मिलती है, कौन सी? कि पहला तो आपको सिमला समझौता देखने को मिलता है। सिमला समझौते के बाद आपको अगला समझौता कौन सा? बेवा समझौता। सिमला समझौता से पहले देखने को मिलता है क्रिप्स मिशन देखने को मिलता है, कैबिनेट मिशन देखने को मिलता है और इन द एंड कैबिनेट मिशन में भारत को संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली मोहलत दी गई। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? अब इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। हेडिंग डालो संविधान सभा ऑफ 1946, संविधान सभा ऑफ 1946, संविधान सभा 1946। ठीक है, क्योंकि दो संविधान सभा आपको देखने को मिलते हैं, एक 1946 और एक 1947 की, तो दोनों का ही मैं जिक्र आपके सामने कर दूंगा। तो जो संविधान सभा 1946 से इसमें कहा था कि इलेक्शंस होंगे, जून जुलाई के आसपास इलेक्शंस हुए थे और ये कहा गया था कि इलेक्शंस के अंदर इस तरीके की चीजें चलेंगी, 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को चुना जाएगा, 10 लाख में से एक व्यक्ति को चुना जाएगा। ठीक है, 10 लाख में से एक व्यक्ति, रेशो ये रखा गया कि जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से आदमी चुने जाएंगे। टोटल कितने व्यक्ति इसमें चुने गए? टोटल कितने व्यक्ति इसमें चुने गए? टोटल चुने गए सर 389। कोई दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं सर, 289 चुने गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो 389 लोग थे, ठीक है, 289 में 389, जो 389 लोग थे, इनका जो डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या है? इनका जो विभाजन है, ठीक है, इनका जो विभाजन है वो थोड़ा सा समझो। इसका विभाजन किस प्रकार से? इसका विभाजन तो समझ लोगे तो दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, प्रथम पहला तरीके से विभाजन कर रहा हूं, ठीक है, पहले तरीके से विभाजन कर रहा हूं। सबसे पहला सीटों के अकॉर्डिंग, सीटों के अकॉर्डिंग, सीटों के अनुसार पहला विभाजन तो सीटों के अकॉर्डिंग 389 सीट थी, वो तीन हिस्सों में बढ़ गई। कैसे? ऐसे पहली जो है इसमें से 292, 93 और 4, 292, 93 और 4 ये सीट किसको मिली? 292, 93 और 4 सर ये तो मिली ब्रिटिश प्रांतों को, ब्रिटिश प्रांतों को। किसको मिली? ब्रिटिश प्रांतों को। ठीक है, चलो ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस। 93 जो सीट थी ये किसको मिली? देसी रियासतों को, प्रिंसली रूल्ड स्टेट। देसी रियासत को क्या बोलते हैं? प्रिंसली रूल्ड स्टेट। 4 मिल गई कमिश्नरी क्षेत्र को, कमिश्नरी क्षेत्र को मिल गई। क्लियर है? हाँ जी, कमिश्नरी क्षेत्र को मिल गई। अब भैया जो कमिश्नरी क्षेत्र का मसला था वो कैसे कैसे? 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, कौन कौन से थे वो भी देख लो। चलो आ ही गए हो तो। सबसे पहले अजमेर, दूसरा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान अफगानिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक के अंदर है और दिल्ली। इन क्षेत्रों के लिए कमिश्नरी सीटें छोड़ी गई थी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसमें से चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? चुनाव इसमें से चुनाव कितनी सीट पर हुआ था? तो चुनाव हुआ था 296 सीटों पर, 296 सीट्स पर। चुनाव के आधार पर अगर मैं विभाजन देखूं तो विभाजन का अगला आधार है पार्टी का आधार, पार्टी का आधार पर अगला है, ये तो पार्टी का आधार हो गया। इससे अगला विभाजन अगर मैं करूं तो अगला विभाजन किस प्रकार से हो जाएगा? आरक्षण, आरक्षण का आधार हो जाएगा। ठीक है, आरक्षण का आधार, आरक्षण का आधार भी 296 लोगों को ही मिलेगा। 3 प्रकार का विभाजन आप लोगों के सामने कराऊंगा। चलिए, ठीक है, 3 प्रकार का विभाजन आप लोगों के सामने कराऊंगा। उम्मीद है कि आप वो चीज समझने का प्रयास थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, फटाफट चलो। ठीक है, चलो भाई अब तीसरा दूसरे प्रकार का विभाजन देखो। दूसरे प्रकार का विभाजन चुनाव के आधार पर। ठीक है, तो चुनाव किस किस पार्टी के बीच में होगा? तो सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम पर कौन थी? तो सबसे बड़ी पार्टी थी उस टाइम पर कांग्रेस। कांग्रेस को कितनी सीट मिलेंगी सर? 208। कांग्रेस को कितनी सीट मिलेंगी सर? 208 सीट मिलेगी। मुस्लिम लीग को कितनी मिलेंगी सर? 73 सीट मिलेंगी और अन्य दलों को कितनी मिलेंगी? 15 सीट मिलेंगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, 8 3 11 5 6, ठीक है, यानी 296, 8 3 11 5 6 यानी 296। ठीक है भैया, 208 73 15, 208 73 15। अब ये किसको है सर? ये तो मिली है सर सारी की सारी कांग्रेस को, कांग्रेस। ये मिली है मुस्लिम लीग, ये किसको मिली? मुस्लिम लीग को। और ये किसको मिली सर? ये जितने अन्य दल थे उनको मिली। ठीक है, चलो अब आरक्षण की अगर बात करूं, आरक्षण में कैसे मिली थी सीट? तो आरक्षण इस तरीके से था, 213 तो थे सामान्य वर्ग के लोग, 213 सामान्य वर्ग के लोग थे, सामान्य वर्ग, अनरिजर्व कैटेगरी, जिन्होंने किसी प्रकार का कोई आरक्षण वो नहीं था। लेकिन इसमें भी मेनली कहा जाता है ये सामान्य कैटेगरी नहीं है, ये हिंदू था, ये हिंदू था जो 213 इसमें देखने को मिला। इसमें स्पेशल कैटेगरी सिर्फ हिंदू और मुस्लिमों में बनाई गई थी। ठीक है, तो 213 सामान्य जो बनाए गए थे इसके अंदर आपको कौन देखने को मिल जाएंगे सर? इनको बेसिकली हिंदू वगैरह आप कह सकते हैं, हिंदू है या कोई भी अन्य दल है, आपको अन्य स्पेशली फोकस है इस पे 79 पे। 79 जो लोग थे वो इसमें मुस्लिम थे। आपसे अगर पूछा जाए कि मुस्लिम कितने थे? 79 थे। इसके बाद बचे हुए जो 4 हैं ये कमिश्नरी क्षेत्र के थे, कमिश्नरी क्षेत्र के थे, कमिश्नरी क्षेत्र। इनसे तो हमारा कोई मतलब नहीं था, ये तो 4 ही रहने थे। ठीक है, ये कोई भी आ जाए इस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, इसके बाद आपके कुछ सवाल हैं इस चीज से पूछे जाते हैं कई बार, आपके कुछ क्वेश्चन इसमें से कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं सर? इसके अंदर जो एससी थे कितने थे? अनुसूचित, अनुसूचित जाति के कितने आदमी थे इसमें? अनुसूचित जाति के आदमी थे इसमें 26, 26। जनजाति के कितने थे? एसटी के कितने थे? एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के कितने थे? बेटा अनुसूचित जनजाति के थे 33। महिला कितनी थी? महिला कितनी थी? महिला थी 15। मैक्सिमम कहां से चुने गए थे? मैक्सिमम लोग कहां से चुने गए थे? मैक्सिमम, अगर मैं मैक्सिमम लोगों की बात करूं या मैक्सिमम महिलाओं की भी बात करूं तो कहां से चुनी गई थी? सर वो चुने गए थे यूपी, संयुक्त प्रांत, इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत से चुने गए उस टाइम की बातें हैं। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, पहले यूपी का नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, बस। ठीक है, क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, तो अब मेरी बात समझो क्या कि मैक्सिमम जो लोग थे महिला, अगर लोगों की बात करूं तो लगभग 56 लोग थे जो यूपी से चुने गए थे, लगभग 5 महिला थी जो यूपी से चुनी गई थी। अच्छा, एक सवाल आता है कि इसमें ऐसी कौन सी महिला थी जो दलित थी और चुनी गई? उसका नाम था दक्षिणानी वैल्यादुन। केरल से चुनी गई थी, दलित थी, नाम क्या था? दक्षिणानी वैल्यादुन। जो बच्चा लिखना चाहता है लिख सकता है, वरना जो एमसीक्यू कराऊंगा तब वो क्वेश्चन आ जाएगा। हर एक चीज को मैं ऐड नहीं कर सकता बोर्ड पे, आप समझो बात को। ठीक है, क्या नाम था? दक्षिणानी वैल्यादुन। ठीक है, क्लियर है बात? समझ यहां तक बात क्लियर है? ये 3 आरक्षण के आधार आपने लिख ली। अब जो संविधान सभा बनी है इसके पीछे काम क्या था? संविधान सभा को काम करना था संविधान को बनाने के लिए, संविधान सभा को काम करना था संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये संविधान को कैसे बने सर? अब धीरे धीरे करके सभी लोगों के द्वारा अपनी अपनी मत दी जाएगी, कर दी जाएगी, अपनी अपनी मत दी जाएगी, जिसके आधार पर संविधान सभा अपना कार्य करेगी। लेकिन मेरे बच्चे इससे पहले आपको थोड़ी सी चीज फिर से समझनी पड़ेगी। जैसे ये नोट कर लिया, पहले ये बताओ, अगर ये नोट हो गया फिर मैं आगे बढ़ूं। दलित चिंदी नहीं था बेटा, उनका नाम था दक्षिणानी वैल्यादुन।
ठीक है, वेरी गुड। केरल से चुनी गई थी। केरल राज्य की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा विशाल है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा कल्चरल भी है, ठीक है। चलो लिख लिया आपने, आगे बढ़ा हूं, ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। उसके बाद संविधान सभा अपना कार्य जारी कर देती है। इसके द्वारा कार्य किया जाता है। क्या कार्य किया जाएगा वो थोड़ा सा आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले बात समझो। अब आती है 20 फरवरी 1947। ये तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात रखती है। बात क्या रखती है? देखो 20 फरवरी 1947 एक वो डेट थी, ठीक है, एक वो डेट थी जब दिक्कतें आनी शुरू हुई। लेकिन 20 फरवरी 1947 में क्लेमेंट एटली के द्वारा एक डिक्लेरेशन की जाती है, ठीक है। ब्रिटेन के पीएम जो है, ब्रिटेन की तरफ से घोषणा होती है कि हम इंडिया को जल्दी आजाद कर देंगे, हम इंडिया को जल्दी आजाद करेंगे, इंडिया को जल्दी ही आजाद करेंगे। क्या करेंगे? इंडिया को जल्दी ही आजाद करेंगे। ये बात कही गई, आजाद करेंगे। अब मेरे बच्चे जब इंडिया को जल्दी आजाद करेंगे की बात कही गई तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई। अब दिक्कत आ गई कि इंडिया के अंदर उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, ठीक है। इंडिया के अंदर उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? इंडिया में इस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? इंडिया वाइसरॉय इस टाइम पर कौन था? फरवरी की बात कर रहा हूं। फिर उसका नाम था वेवल, क्लियर है? वेवल था उसका नाम। अब वेवल इस बात पे चल गया, वेवल वेवल चल गया इस बात पे। वेवल कहता है यार एक बात बताओ, तुम इंडिया को आजाद करने की घोषणा कर रहे हो और यहाँ लोग मेरा सिर फाड़ने के लिए तैयार है। वो मुझसे कह रहे हैं कि अगर मतलब जल्दी हम आजाद हो जाएंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे? वो पूछ रहे हैं कि हम आजाद होंगे तो क्या मिलेगा हमें? हम आजाद होंगे तो हमें सैलरी देते क्या? अच्छा, जब हम आजाद होंगे तो हम ब्रिटेन के यहाँ शादी कर सकते हैं क्या? तो क्योंकि कोई भी पेपर तैयार नहीं था तब तक भारत को आजाद कैसे किया जाए। तो लोगों ने, इंडिया के लोगों ने प्रेशर बनाना शुरू किया, इंडियन पॉलिटिशियंस ने प्रेशर बनाना शुरू किया वेवल के ऊपर। वेवल ने कहा था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, ठीक है, कौन था उस टाइम पे? क्लेमेंट एटली था। उसको कहा था कि हम ऑपरेशन मेड हाउस चला देते हैं। क्या नाम है ऑपरेशन? इसने कहा था कि मैं तो ऑपरेशन मेड हाउस चला रहा हूं। ऑपरेशन मेड हाउस क्या था? ऑपरेशन मेड हाउस ये था कि वेवल का कहना था कि इन लोगों को जिस तरीके से लड़ मर रहे हैं इनको लड़ने मरने दो। ना आज तक शांति से कभी रह पाए हैं और ना ही शांति से कभी रह पाएंगे, इनको लड़ने मरने दो। इस जो देश है पूरे को मेड हाउस बन जाता। लेकिन क्लेमेंट एटली ने इस बात को मना किया था कि नहीं ऐसे मत करो, रहने दो, डट जा भाई, डट जा, ऐसे मत कर। इस वजह से इसको इसके पद से हटा दिया गया था। लेकिन ये माना नहीं था। इसने कहा था कि अगर तुम चाहते हो ऐसा कुछ हो तो मुझे यहाँ से निकाल दो, वरना मैं तो मेड हाउस चलाता, ठीक है। तो वेवल को यहाँ से हटा दिया गया था और मार्च 1947 में एक नया वाइसरॉय आता है। कौन आता है? 1947 में एक नया वाइसरॉय आता है और इस नए वाइसरॉय का नाम क्या था? नया वाइसरॉय आया, ठीक है, नया वाइसरॉय यानी वाइसरॉय आया। इसका नया नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन नाम था। इसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी? इसको जिम्मेदारी दी गई थी भारत के सेपरेशन की। इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये भारत को आजाद करे, ठीक है। इसको जिम्मेदारी क्या दी गई थी कि भारत को आजाद करे। लेकिन अगर ये भारत को आजाद करने के लिए इसको ये कहा गया कि तुझे आजाद करना है भारत को, तेरे हिसाब से जो ठीक हो, ठीक है, तेरे हिसाब से जो ठीक हो वो तो कर ले, तेरे हिसाब से जो ठीक हो वो तो कर ले। तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा क्या किया जाता है? ठीक है, 3 जून प्लान लेके आया था, 3 जून 1947 में ये एक घोषणा करते हैं। इनके द्वारा घोषणा की जाती है, किसके द्वारा? माउंटबेटन के द्वारा। ये विल सून, हम जल्दी ही भारत को 2 हिस्सों में विभाजित कर देंगे, भारत को, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करके भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करके क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे, आजाद कर देंगे, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, इसमें नाम दिए थे, इसमें नाम दिए थे भारत और पाकिस्तान, भारत एंड पाकिस्तान, ये कहा गया था। अच्छा, पाकिस्तान कहां से आया ये मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा रुको, ठीक है। ये बात समझो पहले, भारत, ठीक है, भारत को समझो, ठीक है। भारत समझो बेटा, 1 मार्च में नहीं बनाया गया था, ये लगभग 21 22 मार्च के आसपास आया था।